दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि वर्दी आपके कंधे पर आने के लिए मोहताज हो तो याद रखना आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको पूरा जरूर देखना है, क्योंकि आज का ये प्रैक्टिस सेट है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने ऐसा एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है जो आपके एग्जाम में ना आता हो। सभी से यहाँ पर सभी टॉपिक से संबंधित आज के एग्जाम में, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने प्रश्नों को रखा है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको ध्यान से पूरा जरूर देखना है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सभी प्रश्न मजेदार हैं, बस आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ में बैठे रहना है और मुझे सुनते चलिएगा। चलिए दोस्तों, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने यहाँ पर कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर, और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, प्रश्न है आपके सामने। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ऑप्शन है आपके सामने, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना। ऑप्शन सी है आप भला तो जग भला। ऑप्शन डी है यह मेरी पुस्तक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। चलिए आंसर देख लेंगे, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, इसके बाद आंसर आप खुद में खुद यहाँ पर लगा लेंगे। तो देखिए, जो सर्वनाम होता है, पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। सर्वनाम होता क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को बोलते हैं सर्वनाम। जो सर्वनाम है बेटा, वो होते हैं 6 प्रकार से। यहाँ पर हम समझने वाले हैं यहाँ पर आज 2 सर्वनाम को। एक तो होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा है जो निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक और पुरुषवाचक क्यों समझना है? क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ समानता है, इसलिए जो भी कंफ्यूजन आपको पैदा होता है एग्जाम के समय, उसको मेरा यहां पर उद्देश्य है कि उस कंफ्यूजन को बेटा मैं दूर कर दूं। चलिए देखिए, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसके होते हैं 3 भाग। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं मैं और हम। ठीक है, मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है तू, तुम और आप। तू, तुम, आप। ठीक है, अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है वह है और यह है। ठीक है, तो समझिएगा, वो जो उत्तम पुरुष होता है वो होता है मैं और हम। मध्यम पुरुष होता है तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष होता है बे, यह, वह है और ए। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो निजवाचक सर्वनाम होता है आप। अब आप कह रहे होंगे कि निजवाचक सर्वनाम आप होता है और मध्यम पुरुष में भी यदि आपने आप लिखा है, तो समझिएगा बेटा, जब आपका अर्थ स्वयं के लिए निकल रहा हो, जब आपका अर्थ स्वयं अपने आप के लिए निकल रहा हो, खुद के लिए निकल रहा हो, तो वहां पर होता है निजवाचक सर्वनाम। और जब आपका अर्थ दूसरों के लिए निकल रहा हो तो वहां पर होता है, क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि आप अपना काम करो, मैं बोलता हूं कि आप अपना काम करिए। ठीक है, तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं बोलता हूं कि आपने खाना नहीं खाया। ठीक है, तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पर यदि आपका अर्थ स्वयं के अर्थ में निकलता है, जैसे समझिएगा, जैसे मैं बोलता हूं कि यह मेरी निजी डायरी है। ठीक है, मैं बोलता हूं कि तुम्हें यह काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, मैं बोलता हूं कि मैं अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है, तो जब भी आपका अर्थ खुद के लिए निकलता है बेटा, तो वहां पर होता है निजवाचक सर्वनाम। चलिए यहां पर देखते हैं, कह रहा है कि आज अपनापन कहां है, अपनों से क्या छिपाना। कह रहा है आप भला तो जग भला। यहां पर बात अटक गई। ठीक, देखिए, आप भला मतलब खुद भले हो। यदि समझिएगा, यदि आप खुद अच्छे हो तो संसार को भी अच्छा मानोगे। ठीक है, तो जो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वो किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप भला तो जग भला। समझ गए होंगे शायद। यदि आपका प्रयोग स्वयं के लिए होता है, खुद के लिए होता है, तो वहां पर होता है निजवाचक सर्वनाम, और यदि दूसरों के लिए प्रयुक्त किया जाता है आपका प्रयोग, तो वहां पर होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए, बस इतना ही अंतर समझना था आपको, यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। प्रत्यय है आपके सामने ई, आ, ई और इक। तो समझिएगा थोड़ा सा, जो अनुज होता है इस शब्द का अर्थ क्या होता है समझिएगा। अनुज होता है छोटा भाई,
अनुज कौन होता है? छोटा भाई होता है। तो यदि इसका स्त्रीवाचक शब्द बनाना है तो क्या होगा? अनुजा। क्या होगा? अनुजा। तो अनुज में क्या है, जब भी आ प्रत्यय जोड़ते हैं हम अनुज में तो क्या बन जाता है? अनुजा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, जो उपसर्ग हैं और प्रत्यय समझिएगा। उपसर्ग होते हैं जब किसी शब्द के आगे कोई शब्द प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। और जो शब्द पीछे प्रयुक्त किए जाते हैं शब्द के, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने आप प्रयोग किया अनुज शब्द के पीछे तो क्या कहलाएगा? प्रत्यय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा कि मैं भी यह जानता हूं। इस वाक्य में भी तो बताना है आपको कि भी में कौन सा निपात है। ऑप्शन पहला कह रहा है बलदायक, निषेधात्मक, नकारात्मक, स्वीकारात्मक। तो समझिएगा, देखिए जो निपात है होता क्या है, पहले थोड़ा सा समझिएगा इसको बेटा। निपात क्या होता है? निपात जो होता है वो एक प्रकार का अव्यय होता है। ठीक है, क्या होता है? अव्यय की तरह ही होता है। ठीक है, पर इसका प्रयोग वाक्य में, वाक्य का इसको मतलब प्रयोग तो किया जाता है लेकिन वाक्य का इसका अंग नहीं माना जाता। ठीक है, जो निपात होता है, निपात होते हैं कुल 9 प्रकार के। कितने? 9 प्रकार के। ना तो ये आविकारी होते हैं, ठीक है, और ना ही विकारी होते हैं। ठीक है, विकारी मतलब जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जिनके शब्दों में, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? चलिए, तो निपात क्या होते हैं? भिन्न बलदायक होते हैं। समझिएगा, निपात जो होते हैं क्या होते हैं? भिन्न बलदायक होते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, बलदायक क्या होते हैं? जहां पर जोर दिया जाता है। जैसे मैं बोलता हूं मैं भी यह जानता हूं, मैं भी यह जानता हूं, मैं कौन सा निपात होगा? बलदायक निपात। ठीक है, अब देखिए जो निपात है वो कुल मैंने बताया है 9 प्रकार के होते थे, जिनमें से जैसे बलदायक निपात हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए निषेधात्मक हो गया, जहां पर भी मत का प्रयोग होता है, जैसे मैं बोलता हूं कि यह काम मत करो। नकारात्मक होता है, जैसे जहां पर आपको मैं बोलता हूं यह काम नहीं करो। ठीक है, जहां पर भी आपको नहीं, ना जैसे शब्द नजर आते हैं। ठीक है, स्वीकारात्मक, जैसे मैं बोलता हूं हाँ हो गया, जी, ये होता है स्वीकारात्मक निपात होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक निपात हो गया, जैसे क्या, किसको। ठीक है, तुलनात्मक निपात हो गया, जैसे जहां भी आपको जैसे सा, सी, ठीक है, ऐसे शब्द नजर आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? निपात। चलिए अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से किस प्रकार की विभक्ति है? से में किस प्रकार की विभक्ति है? चलिए ऑप्शन ए कह रहा है अधिकरण, संप्रदान, करण और अपादान। तो देखिए अधिकरण की बात करते हैं। अधिकरण का क्या होता है? मैं और पर। ठीक है, संप्रदान का क्या होता है? को का प्रयोग किया जाता है के लिए के अर्थ में। ठीक है, के लिए के अर्थ में। ठीक है, करण का अर्थ होता है से, और प्रयोग क्या किया जाता है? किसके लिए? के द्वारा। जब भी कोई के द्वारा के अर्थ में इसको प्रयोग करते हैं। अपादान का भी अर्थ यहां पर से होता है चिन्ह, और प्रयोग किया जाता है अलग होने के अर्थ में। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए, अलग होने के अर्थ में अधिकरण, तो अधिकरण में है मैं पर। ठीक है, संप्रदान में है को, के लिए के प्रयोग करते हैं। जैसे आपका जो वाक्य है वो दिया गया है, कह रहा है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इसका मतलब है वो कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष काट रहा है। समझिएगा, लेकिन मैं बोलता से दो, यहां पर से का प्रयोग यहां पर देखिए 2 जगह है। एक तो देखिए अपादान में है, जैसे मैं बोलता हूं कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय के द्वारा गंगा निकलती है, क्या ये सही होगा? नहीं। तो देखिए जहां पर भी हिमालय से, जहां पर भी अलगाव की बात की गई हो, जहां पर भी चीजें अलग हो रही हैं, वहां पर होता है अपादान कारक। करण की बात करते हैं तो जैसे मैं बोलता हूं कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष काटता है। तो ऑप्शन सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है महासिनी, महाशयी, महाशया और महासी। तो देखिए ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। महाशय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशया।
अब देखिएगा, कुछ ऐसे शब्द मैं आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। देखिए, जैसे मैंने कल लिया था नायक, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट में देखा होगा आपने। नायक का क्या होता है? नायिका, ठीक है। इसके अलावा कवि का होता है कवित्री स्त्रीलिंग, क्या होता है? कवित्री। नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाते हैं, ठीक है। विद्वान, विद्वान का क्या होता है? विदुषी, ठीक है। इसके अलावा देखिए, लेखक का होता है लेखिका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे नेता हो गया, तो नेता का होता है नेत्री, ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चलिए, मैं बालक को जगवाता हूं, राम पत्र लिखता है, गेहूं पिस रहा है और मदन हंस रहा है। तो कह रहा है कि देखिए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखिए, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दो प्रकार होते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी आपको कर्म नजर आ रहा हो वाक्य में क्रिया के साथ में जुड़ा हुआ, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। और जब भी आपको क्रिया के साथ में कर्म ना मिले तो वहां पर क्या होता है? अकर्मक क्रिया। जैसे मैं बोलता हूं बेटा रोता है, ठीक है, सोता है, हंसता है, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं बोलता हूं मैं बोलता हूं पढ़ता है, ठीक है, खाता है, लिखता है, ठीक है, जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको अकर्मक और सकर्मक का पता लगाना हो तो एक काम करना, आपको इन सभी से क्या करना है? क्या देखना लगा के, ठीक है। मैं बोलता हूं राम रोता है, तो क्या रोता है? क्या का आपको यदि आंसर मिलता है तो वहां पर क्या हो जाएगा? सकर्मक। और यदि क्या का आंसर नहीं मिलता है तो वहां पर हो जाएगा अकर्मक। यह है इसकी ट्रिक। यदि आप चाहते हैं कि आपका आंसर सही हो तो इस ट्रिक को जरूर लागू करिएगा अपने प्रश्नों में जब भी आप सॉल्व करें, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं सोता है, तो आप बोलना क्या सोता है? तो क्या सोता है भाई, इसका तो कुछ कर्म आपको मिलेगा नहीं इसमें फिर, ठीक है। क्या सोता है का आंसर मिला? नहीं मिला। पर यदि मैं बोलता हूं क्या पढ़ता है, ठीक है, मैं बोलता हूं राम पढ़ता है, तो आप पूछेंगे कि राम क्या पढ़ता है, तो इसका मतलब राम कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कैसी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। मैं बोलता हूं खाता है, जब राम कुछ खा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खाता होगा, ठीक है। उसमें बता रहा है, उसमें कर्म दिया नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये तब के लिए है जब आपके सामने क्रिया में क्या हो? क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ ना मिले। पर यदि आपको जैसे वाक्य मिलता है कि राम घर जाता है, ठीक है, राम घर जाता है, तो आपके सामने कर्म है, कहां जाता है? कर्म घर है, ठीक है। मैं बोलता हूं राम आइसक्रीम खाता है, ठीक है, तो आइसक्रीम कर्म है आपके सामने। पर यदि नहीं है और पूछा भी जाता है, याद रखना है आपके सामने कर्म नहीं होगा और पूछा जाएगा, तो वहां पर आपको कैसे देखना है वो आपको मैंने तरीका बता दिया है। चलिए, अब यहां पर ढूंढना है कि आपकी अकर्मक क्रिया कौन सी है। कह रहा है कि मैं बालक को जगवाता हूं, कर्म यहां पर क्या बन जाएगा? बालक, ठीक है। कह रहा राम पत्र लिखता है, ठीक है, तो पत्र क्या है? यहां पर कर्म है। गेहूं पिस रहा है, ठीक है, तो गेहूं यहां पर हो जाएगा। क्या पिस रहा है? गेहूं। चलिए अगला है, कह रहा मदन हंस रहा है, तो हंसना मैंने आपको बताया कैसी एक अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन डी आपका यहीं पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा अगला प्रश्न है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए बच्चे, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए उनके पास ये वीडियो जरूर आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न है, कह रहा है कि किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी होगी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी और उसने पुस्तक पढ़ी थी। बड़ा ही कंफ्यूज यहाँ पर होते हैं बच्चे, तो याद रखना है आपको कैसे इसका निवारण करना है, कैसे आप इसका आंसर दे पाएंगे, मैं सभी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ अभी। चलिए तो देखिए भूतकाल, तो भूतकाल की बात की है तो देखिए भूतकाल होता है कितने? 6 प्रकार का होता है। यहाँ पर होता है सामान्य भूतकाल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाक्य पढ़ते हैं हम और एक एक यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद में जो भी 1-2 पॉइंट बचेंगे वो आपको इसके बाद में बताता हूँ। चलिए, कह रहा है कि उसने पुस्तक पढ़ी,
उसने पुस्तक पढ़ी होगी, ठीक है, उसने पुस्तक पढ़ी होगी, शायद में पढ़ी होगी। तो देखिए जब भी क्या होता है आपको संदेह हो, ठीक है, क्या होता हो वाक्य को पढ़ने में यदि आपको लग रहा है संदेह प्रकट हो रहा है वहां पर, तो कौन सा भूतकाल होगा? संदिग्ध भूतकाल। कौन सा होगा? संदिग्ध भूतकाल। जहां पर संदेह प्रकट हो रहा हो, जैसे बोल रहा है ना कि उसने पुस्तक पढ़ी होगी, समझिएगा, उसने पुस्तक पढ़ी होगी, मालूम नहीं है पढ़ी भी है या नहीं पढ़ी है, संदेह प्रकट हो रहा है, ठीक है। दूसरा है, कह रहा है उसने पुस्तक पढ़ी है जब भी कोई क्रिया हाल ही में हुई हो, ठीक है, जब कोई क्रिया हाल ही में हुई हो, जैसे कह रहा है कि उसने पुस्तक पढ़ी है, मैं बोलता हूं कि मैंने खाना खाया है, मैं बोलता हूं कि मैं अभी खाना खाकर आया हूं, ठीक है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? सॉरी, कौन सा भूतकाल होगा? आसन्न भूतकाल। जहां पर क्रिया हाल ही में हुई हो, आसन्न भूतकाल। चलिए अगला है, देखिए कह रहा है कि उसने पुस्तक पढ़ी। तो देखिए जब भी बीते समय में क्या हो गई हो? क्रिया हो गई हो, जो समय बीत चुका है उसमें क्रिया हो गई हो, जैसे मैं बोलता हूं राम गया, राम गया, राम ने रावण को मारा, समय निश्चित ना हो पर क्या है? क्रिया बीते समय में हो चुकी हो, तो वहां पर होता है सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। अगला है, कह रहा है कि उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी थी, पूर्ण हो चुकी है, भाई पढ़ चुकी है वो पुस्तक, तो यहां पर कौन सा काल होगा? पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उसने पुस्तक पढ़ी। जब भी बीते समय में कोई क्रिया हो चुकी हो तो वहां पर होता है सामान्य भूतकाल। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने आपको संदिग्ध बता दिया, आसन्न, सामान्य हो गया, पूर्ण हो गया। अब दो प्रकार बचे, एक तो होता है आसन्न, सॉरी अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण, और एक होता है आपका हेतु हेतुमत, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनता है हेतु हेतुमत से, हेतु हेतुमत भूतकाल। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। एक तो होता है आपका हेतु हेतुमत भूतकाल, भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल क्या होता है कि कोई क्रिया होने वाली थी पर वो हुई नहीं। जैसे मैं बोला कि यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो फसल अच्छी होती। यहां पर कौन सा काल है? हेतु हेतुमत भूतकाल है, ठीक है। क्रिया होने वाली थी, ठीक है, लेकिन हुई नहीं। जैसे मैं बोल रहा कि सीता जाती, सीता जाती, पर क्या है? सीता गई नहीं। मैं बोल रहा हूं कि सीता शायद जाती पर लेकिन सीता गई नहीं है, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हेतु हेतु मत भूतकाल, जहां पर क्रिया होने वाली थी पर किसी कारणवश हुई नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो एक प्रकार रह गया है वो है आपका अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। जैसे मैं बोल रहा हूं कि सीता जा रही थी, ठीक है, अभी चल रहा है, क्रिया भूतकाल में शुरू हुई और क्या है? अभी तक चल रही है, तो उसे बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, जैसे सीता जा रही थी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, प्रेमा, कर्मभूमि, गोदान। तो देखिए सभी यहां पर जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं? प्रेमचंद की हैं, लेकिन प्रथम उपन्यास पूछा है तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रेमचंद की कौन कौन सी रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। प्रेमचंद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से रचनाएं पूछी जाती हैं। सेवा सदन तो आपको मैंने बता दिया है, प्रेमा, प्रेमा भी ठीक है प्रेमचंद की रचना है। कर्मभूमि हो गया, इसके अलावा देखिए रंगभूमि, ठीक है, रंगभूमि, गोदान हो गया, गबन, ठीक है, मंगलसूत्र। पूछता है कि कौन सी रचना अपूर्ण है, तो वो है मंगलसूत्र, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा गया भी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, दो बैलों की जोड़ी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। शतरंज का खिलाड़ी, शतरंज का खिलाड़ी, ठीक है। इसके अलावा देखिए लाल फीता,
लाल फीता, ठीक है, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? प्रेमचंद की हैं, मुंशी प्रेमचंद। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सही वर्तनी छांटिए। ऑप्शन ए है ज्योतिषना, आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पर दिए गए हैं, तो जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन सी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? ऑप्शन ए कह रहा है सप्तर्षि, षड्दर्शन, हिमालय और नयन। तो आपको बताना है कि व्यंजन संधि किसमें है। चलिए सप्तर्षि, सप्तर्षि में है बेटा गुण संधि, मैंने आपको बताई थी पिछला जो प्रैक्टिस सेट था, गुण संधि, ठीक है। हिमालय, हिमालय में है आपकी दीर्घ स्वर संधि, जहां पर दो स्वर मिलके क्या बनाते हैं? दो समान स्वर मिलके दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। नयन, नयन में है अयादि संधि। देखिए अभी मैंने अयादि नहीं बताया आपको, पिछली वीडियो में आपको गुण बता चुका हूं, यण संधि बता चुका हूं, इसके अलावा स्वर संधि बता चुका हूं, ठीक है। अब आपने को देखना है, एक तो आपका जो है अयादि संधि और इसके बाद में व्यंजन संधि। तो देखिए षड्दर्शन, तो जब भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पर रूल्स आप सुन लीजिए, इसके बाद में हम सही आंसर लगा लेंगे, आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इसको। देखिए षड्दर्शन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है षट दर्शन, ठीक है। चलिए अब देखिए संधि, इसका जो नियम होता है उसको सुन लीजिएगा थोड़ा सा। जो नियम होता है वो होता है कि जब भी आपको का, चा, टा, पा, थोड़ा सा ये अलग है और पिछले वाले जो थे जो काफी सिमिलर थे, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर अलग है। का, चा, टा, ता और पा के बाद में यदि किसी भी इन्हीं वर्ग का, जैसे का वर्ग का तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण, टा वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, तो तीसरा और चौथा वर्ण आता है किसी भी वर्ग का, और यदि या, रा, ला, वा आता है, या कोई स्वर आता है, ठीक है, या कोई स्वर आता है, यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद में यदि कोई वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, या, रा, ला, वा, ठीक है, या फिर कोई स्वर आता है, तो जो वर्ग का वर्ण होता है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण है आपके सामने षट दर्शन, तो जो आपका टा है वो यहां से है, देखिए टा वर्ग से संबंधित है, ठीक है, और इसके सामने आया है वर्ग का तीसरा वर्ण, जैसे ता, था, दा, ता, था और दा, ये है ता वर्ग का तीसरा वर्ण। मान लीजिए किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण आता है, तो जो वर्ग का वर्ण दिया गया है, मान लीजिए टा दिया गया है, तो टा, ठा और डा, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यहां पर लिख लीजिएगा कौन सा वर्ण हो जाता है? तीसरा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? डा। तो किस इससे मिलकर बन गया आपका षड्दर्शन। इसको नोट कर लीजिएगा नियम को, ठीक है। चलिए एक बार और बोल देता हूं मैं। जब भी का, चा, टा, ता, पा आता है, ठीक है, और उसके साथ में यदि किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए, या फिर या, रा, ला, वा आए, या फिर स्वर आता है, ठीक है, या फिर स्वर आता है, तो उसका उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है। जैसे टा वर्ग है यहां पर, तो टा का तीसरा वर्ण हो जाएगा डा, ठीक है। तो यहां पर जो हमारी संधि होगी व्यंजन संधि होगी। अब जो हम रूल बताने वाला हूं मैं यहां पर, वो है नयन। नयन में कौन सी संधि है? अयादि संधि। अयादि संधि क्या होती है? इसका बनेगा ने धन अन, इसका विच्छेद होगा, ठीक है। जो अयादि संधि होती है, जब भी ए, आय, ओ, आओ के बाद यदि कोई स्वर आता है, मान लीजिए आ गया, ठीक है, या बड़ा आ आता है, कोई असमान स्वर आता है, तो ए का हो जाता है आय, आय का हो जाता है आय, ओ का हो जाता है आओ, और आओ का हो जाता है आओ। ये है यहां का रूल, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं नयन, तो ने में यहां पर क्या आ रहा है? ए और प्लस आ रहा है, तो ए और आ मिलकर हो जाता है आय। जैसे बोलिएगा नयन, हो गया ना। चलिए, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? अयादि संधि। तो ऑप्शन आपका बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर में रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या ये सभी?
तो देखिए यहां पर शब्दों के 3 प्रकार हैं, रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं समझिएगा। रूढ़ शब्द होता है जब भी कोई शब्द शब्दों के योग से ना बना हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसा शब्द जिसको हम विभाजित करते हैं, वो विभाजित करने के बाद में, खंड करने के बाद में शब्द को, सॉरी खंड बोल सकते हैं, ठीक है। जब भी किसी शब्द के खंड करने के बाद में उसका सार्थक अर्थ ना निकले, उसको क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे मैं बोलता हूं कमल, ठीक है, तो कमल को हम तोड़ते हैं का धन मा धन ला, तो का कोई अर्थ नहीं होता है, ना मां का होता है, ना ला का, तो यहां पर कौन सा शब्द होगा, रूढ़ शब्द। समझिएगा कि जब भी हम शब्दों को क्या है तोड़ते हैं और तोड़ने पर कोई उसका सार्थक अर्थ ना निकले, तो वहां पर होता है रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द की बात करते हैं, जैसे मैं बोलता हूं भोजनालय, भोजनालय, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भोजन धन आलय, मतलब भोजन का स्थान, अलय, ठीक है, भोजन का स्थान क्या कहलाता है, भोजनालय। तो इसका अर्थ निकल रहा है, ठीक है। 2 शब्दों के योग से बना हुआ शब्द कौन सा कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है, ठीक है। तीसरा है कि जब किसी शब्द का कोई विशिष्ट अर्थ निकलता है, ठीक है, कैसे समझिएगा। मैं बोलता हूं उदाहरण के द्वारा 10 आनन, जिसके 10 है आनन, मतलब जिसके 10 सिर हैं अर्थात रावण। जब किसी तीसरे पर अर्थ जाता है, कोई विशिष्ट अर्थ निकलता है, तो वहां पर होता है योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे लंबोदर, जिसका लंबा है उदर, उसको क्या बोलते हैं, भगवान गणेश, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लंबोदर में कौन सा शब्द है, योग रूढ़ शब्द। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है। चलिए ऑप्शन ए कह रहा है 8 है, 9 है, 11 है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कमेंट करके। हिंदी आपको छोटा बड़ा तक नहीं आता है, अच्छे से समझ लीजिएगा। आप आता है यदि तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, चलिए एक एक को देखते हैं। यहां पर स्वर कितने होते हैं, 11। व्यंजन की बात करते हैं तो कुल व्यंजन होते हैं की संख्या 33 होती है, ठीक है। अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2। एक तो होता है आपका अंग और आहा, ठीक है, कितनी होती है, 2 होती है। उच्छिप्त बाण, उच्छिप्त बाण कितने होते हैं, 2, डा और ढा, ठीक है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। एक तो होता है छ, त्र, ज्ञ और रिधि। ये मैं आपको बता चुका हूं पिछले जो प्रैक्टिस सेट है। तो यहां पर पूछा गया है हमसे कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बेटा, किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि एक प्रश्न था, देखिए उसको क्या है पूरी तरीके से अभी रूल्स उसको मालूम नहीं है और बता रहा था कि वो मतलब आपने गलत प्रश्न पढ़ाया है। तो बेटा आपकी तैयारी बेहतर नहीं है और मैं आपसे कहूँगा कि आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। आपको सभी चीज़ें बिल्कुल विधिवत तरीके से यहाँ पर बताई जाएंगी। आपके द्वारा कमेंट आया था कि आपने सर ये गलत पढ़ाया है। बेटा आप जाइएगा और जांच कीजिएगा उसका, ठीक है। किसी बुक में देखिएगा या फिर नेट पर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर देख लीजिएगा और किसी चैनल पर। यदि आपको लगता है गलत पढ़ाया है तो मत पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न है, कह रहा है कि जो पहले कभी ना हुआ हो। ऑप्शन है आपके सामने अद्भुत, ऑप्शन बी है अनुपम, ऑप्शन सी है अपूर्व, अभूतपूर्व। ऑप्शन डी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नवग्रह में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो नवग्रह की कह रहा है कि नवग्रह में कौन सा समास है। देखिए आपको मैंने बताया था कि जहां पर प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, वहां पर होता है द्विगु समास होता है। जैसे मैं बोलता हूं नवग्रह, तो मतलब 9 ग्रहों का समूह। 9 ग्रहों का समूह क्या कहलाता है, 9 ग्रह, ठीक है। तो वहां पर होगा द्विगु समास। मैं बोलता हूं तिराहा, ठीक है, तिराहा 4 राहों का समूह। चौराहा हो गया, ठीक है, चौराहा 4 राहों का समूह। इसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए
चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है, कह रहा है कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती। तो देखिए ऑप्शन ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। देखिए तेरे को, यहां पर तेरे को कोई ऐसा सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम का अशुद्ध यहां पर प्रयोग हुआ है। शुद्ध क्या रूप, शुद्ध रूप कौन सा होगा? देखिए मैं आपको एक घड़ी दूंगा, ठीक है, या मैं तुमको एक घड़ी दूंगा, यहां पर सही होगा, शुद्ध रूप होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? वृद्ध होता है, ठीक है। तरुण का बेटा अर्थ होता है नौजवान, ठीक है, क्या होता है? नौजवान होता है, ठीक है। और वृद्ध आप समझते हैं बुढ़ापा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं समझिएगा, जब भी कोई समान व्यंजन की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर होता है द्वित्व व्यंजन, समझिएगा। जैसे ऑप्शन ए यहां पर दिया गया, पुनः, उत्साह, इलाहाबाद या दिल्ली। तो देखिए ऑप्शन डी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। इसके बाद मैं बोलता हूं नन्ही, ठीक है, यहां पर भी क्या है, ना का 2 बार प्रयोग हुआ है यहां पर, तो इसमें कौन सा व्यंजन हो जाएगा? द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा होता है? ऑप्शन है आपके सामने, सा, आ, जा और हा। तो समझिएगा, थोड़ा सा आपको यहां पर 2 शब्दों को समझना है। एक तो होता है अघोष और दूसरा होता है घोष, या जिसको हम सघोष भी बोलते हैं, ठीक है। जो अघोष वर्ण होते हैं क्या कहलाते हैं समझिएगा, थोड़ा सा यहां पर हम परिभाषा इसकी जान लेते हैं। जो अघोष वर्ण होते हैं इनके उच्चारण में गले में कंपन उत्पन्न नहीं होता, केवल श्वास वायु निकलती है, ठीक है। क्या निकलती है? गले से केवल श्वास वायु निकलती है, ठीक है। तो ऐसे वर्ण क्या होते हैं? अघोष। लेकिन जो घोष होते हैं इनका उच्चारण करने में क्या होता है? गले में कंपन होता है, वो होते हैं घोष वर्ण, ठीक है। अब देखिए कोई भी वर्ग है, का हो गया, खा, गा, घा और अंगा, ठीक है। तो जो आपके 5 वर्ग हैं, जैसे का हो गया, टा हो गया, चा हो गया, ता हो गया, पा वर्ग, ठीक है। तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है अघोष, और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है घोष वर्ण होता है। इसके अलावा देखिए ऊष्म व्यंजन सा, सा और सा, ये तीनों क्या होते हैं? अघोष वर्ण। और या, रा, ला और वा और हा, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन जो आपके घोष वर्ण होते हैं, ठीक है। पर याद रखना, मैंने बोला है कि आपके ऊष्म व्यंजन आपका हा भी है, लेकिन जो हा है वो कैसा है? यहां पर घोष वर्ण है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो सा है आपका कैसा? एक अघोष वर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2 शब्द यहां पर भी समझना है हमको, उपसर्ग और प्रत्यय। थोड़ा सा कंपेयर करके हम पढ़ेंगे तो चीजें गलत नहीं होंगी, ठीक है। प्रत्यय, जो प्रत्यय है इनका प्रयोग किया जाता है शब्द के अंत में, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है प्रारंभ में, ठीक है, शब्द के प्रारंभ में। जैसे मैं बोलता हूं रुचि, ठीक है, यदि आ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? आरुचि, ठीक है। मैं बोलता हूं प्रदर्शन, तो प्रदर्शन में कौन सा? प्रा है यहां पर, ठीक है, उपसर्ग है। दर्शन में जब भी प्रा जुड़ता है प्रदर्शन, ठीक है। इसके अलावा प्रत्यय की बात करते हैं तो देखिए प्रत्यय के अंत में जुड़ा होता है, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन देखा भी है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं दिन, दिन में जब भी एक प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? दैनिक, ठीक है। तो जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, उपसर्ग जुड़ते हैं शब्द के प्रारंभ में। तो ऑप्शन यहां पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है किस कवि के दोहों को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? ऑप्शन पहला है बिहारी, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। तो देखिए बिहारी के द्वारा लिखे गए हैं दोहे, ठीक है। बिहारी सतसई भी, ठीक है, बिहारी सतसई इसी में लिखे गए हैं दोहे। यदि पूछता है कि दोहों की कुल कितनी संख्या है तो याद रखना है 719 दोहे लिखे गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न किसके दोहों को कहा है? तो बिहारी के दोहों को कहा है। बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई लिखी गई है, ठीक है। तुलसीदास की रचनाओं की बात करते हैं तो देखिए एक तो रामचरितमानस हो गया, ठीक है,
कवितावली हो गई, कवितावली, ठीक है। वैराग्य संदीपनी हो गई, ठीक है। इसके अलावा देखिए बरबे रामायण, बरबे रामायण, ठीक है। ये रचनाएं हो गई तुलसीदास की। सूरदास की मैंने आपको बताई थी, सूरदास की हो गई सूरसारावली हो गई, ठीक है। साहित्य लहरी, सूरसागर हो गया। कबीर की कौन सी रचना है, साखी हो गया, ठीक है, साखी, सबद रमैनी, सबद और रमैनी। चलिए दोस्तों, आज बस इतने ही प्रश्न हैं, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपने आज कुल कितने प्रश्न आपके द्वारा यहाँ पर सही किए गए हैं। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी कितनी तैयारी बेहतर है, कि आपको और कितनी तैयारी की आवश्यकता है। तो याद रखिएगा, अपनी गलतियों को परखते रहिएगा, ठीक है। जो भी आपकी त्रुटियां होती हैं उनको यदि आप नज़रअंदाज करते हैं तो आप जरूर फेल होंगे, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि फेल ना हो तो आपको फिर अपनी गलतियां, जहां भी आप गलती कर रहे हैं उनको सुधार लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको एक प्रैक्टिस सेट आज का अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।